वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का विषय नहीं रह गया, महिला के पारिवारिक अधिकारों को छीनने का भी कुछ लोगों ने इसको माध्यम बना दिया। मुस्लिम समाज में से अहमदिया समाज मेरे पास आया और अहमदिया समाज ने कहा कि उनके प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया, मतलब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, जो हमारा संविधान नहीं करता। क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि जबरन एक औरत की शादी तोड़ दे, धमकाए? क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि किसी को नॉन मुसलमान जो इस्लाम में मानता है उसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दे? क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि जो मान लीजिए इस्लाम धर्म का पालन नहीं करता उसको भी कहे तुम भी वक्फ बना दो? भले ही मेरा धर्म हिंदू है, लेकिन मैं अपने धर्म का सर्वोच्च पालन करते हुए भी अपने संवैधानिक ड्यूटीज के प्रति सजग हूं। व्हाट इज टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी कि हम कर सकते हैं। Now nothing is perfect from different points of view, but how can you reach a particular legal perfection that can, I'm sure, help avoid challenges of the future? For instance, section 40 को हटाना, हेमंत जी ने कहा once a tenant always a tenant, और वक्फ को लगता था once a वक्फ always a वक्फ। The beauty of an evolving democracy is that with the changing times and the changing needs of the population, the legislative, हमारी कानून व्यवस्था, हमारे देश की संसद बढ़ती और बदलती दरकारों के मद्देनजर कानून बनाती है। और इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूं कि इस कानून को बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं हुई। देश के सभी वक्फ बोर्ड्स को आमंत्रित किया गया ताकि किसी को ये ना लगे कि ये कानून किसी एक धर्म, किसी एक धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ है। हम सबको अचंदुक साहब ने एज ए सिख जेंटलमैन अपनी बात को रखा। हम सबको अधिकार है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें, अपने धर्म को माने और अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। हमारे देश का संविधान, ये व्यवस्था हम सबको देता है। लेकिन एक सिक्का आज जो इस मंच पे था, जो मेरी ओर से था, वो है लेजिस्लेटिव का, वो है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जब हम एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं तब हमें अपने धर्म की दृष्टि से नहीं, अपने संविधान की दृष्टि से जनता की सेवा करनी होती है। इसलिए आज निश्चित रूप से 2-3 बातें वक्फ बोर्ड के संदर्भ में जो मेरे अनुभव में मैंने देखी और मुझे थोड़ा उसको देखकर चिंता हुई, वो ये है। तेलंगाना में वक्फ बोर्ड ने खुला देना शुरू कर दिया। मतलब मोदी सरकार ने कहा कि आप 3 बार तलाक देकर एक मुस्लिम महिला को त्याग नहीं सकते। उसके चलते कुछ लोगों ने कहा कि कैसे ट्रिपल तलाक को अवॉइड किया जाए। कई केसेस ऐसे आए जिसमें महिला को प्रताड़ित किया गया कि वो अगर धमकी के बाद भी अपना महर छोड़ के खुला एक्सेप्ट ना करे तो उसका जीना दूभर हो जाता। तो वहां के स्थानीय वक्फ बोर्ड ने खुला देने का, खुला सर्टिफिकेट देने का भी काम शुरू कर दिया। इसका मतलब वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का विषय नहीं रह गया, महिला के पारिवारिक अधिकारों को छीनने का भी कुछ लोगों ने इसको माध्यम बना दिया। आंध्र प्रदेश में मंत्री रहते हुए मेरे सामने एक भयावह स्थिति तब प्रस्तुत हुई जब मुस्लिम समाज में से अहमदिया समाज मेरे पास आया और अहमदिया समाज ने कहा कि उनके प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया, मतलब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, जो हमारा संविधान नहीं करता, जो सरकार नहीं करती। वो सारी की सारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एक प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने अपने में समाहित कर ली, और किसके कहने पर? जमात के सपोर्ट में। तो इसीलिए आज भले ही ये वाला मंच सीमित है टेनेंट्स वेलफेयर के संदर्भ में, लेकिन मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि जब सरकार ने या सरकार के नुमाइंदों ने इस विषय पर अपनी रिसर्च की, जैसे अत्र जी ने कहा, या अपनी सोच को रखा, तो वो सोच एक विषय या एक अनुभव या समाज के एक अंश के आधार पर नहीं, व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में रखा कि क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि जबरन एक औरत की शादी तोड़ दे, धमकाए?
क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि किसी को नॉन मुसलमान जो इस्लाम में मानता है उसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दे? क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि जो मान लीजिए इस्लाम धर्म का पालन नहीं करता उसको भी कहे तुम भी वक्फ बना दो? तो इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा चिंता करने के बाद सभी हाँ ये सत्य है कि ऑल इंडिया वक्फ काउंसिल की मैं पहली नॉन मुस्लिम चेयरपर्सन बनी। लेकिन जब मेरे पास ये जिम्मेदारी आई, ये जरूरी था कि मैं समाज को ये बताऊं कि भले ही मेरा धर्म हिंदू है, लेकिन मैं अपने धर्म का सर्वोच्च पालन करते हुए भी अपने संवैधानिक ड्यूटीज के प्रति सजग हूं। और मेरे धर्म के लिए इससे बेहतर मेरी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि मेरे धर्म ने मुझे समझाया है, मुझे सिखाया है कि जब आप एक जिम्मेदार पद पर हो तब आप निसंकोच अपने समाज, अपने राष्ट्र के हित को देखते हुए कदम उठाओ। मुझे लगता है जेपीसी की जो व्यवस्था आई है वो व्यवस्था जेन्युइनली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ व्यूज को समर्पित एक जेपीसी बने हैं। कई न्यूज एजेंसीज में भी इस बात का उल्लेख हुआ है कि वक्फ बाय यूजर सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक ऑफिस है जिसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। क्यों? क्योंकि शाहजहां की बेटी साहब ने वहां पर हज यात्रा के वक्त थोड़ा सा विश्राम किया था, तो अंग्रेजों ने हाँ ये आपको, तो अंग्रेजों ने उस वक्त उसको इस्तेमाल कर लिया था ऑफिस के हिसाब से। फिर देश आज़ाद हुआ तो म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि हमारा ऑफिस हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं, शाहजहां की बिटिया साहब ने यहाँ पर विश्राम किया था। अब ये हाँ, कर्नाटक में एक पूरा का पूरा मैदान है, वहाँ पर जो सरकार की है, वहाँ कुछ लोगों ने कहा भाई सरकारी मैदान है, क्या गणेश चतुर्थी के लिए हमें मिल सकता है पंडाल लगाने के लिए? तो कहा नहीं, वहाँ नमाज अता हुई थी, ईदगाह की जमीन है। इनफैक्ट हेमंत जी तो शॉक्ड होंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 में अपनी जमीन छुड़वाई है वक्त से, विच वाज इलीगली ऑक्यूपाइड। तो आप अकेले नहीं हैं, कोर्ट को भी लड़ना पड़ा है अपनी जमीन के लिए। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि जेपीसी के सम्मुख जब आप टेनेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से चंदोक जी और विशेषतः हेमंत जी के सानिध्य में प्रस्ताव रखेंगे और जेपीसी के सामने जब आप प्रस्तुत होंगे, तो मुझे लगता है सिर्फ दिल्ली नहीं, देश भर के जो टेनेंट्स हैं उनकी ओर से एक नई सोच आप हमारी संसदीय जो मंडली है उनके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। It has been, Athre ji, my greatest privilege to have written an act, but nothing is perfect. What the JPC ensures is that the work in progress, so that every voice can be reflected, is what has been institutionalized by the Prime Minister. And yes, Chandok Saab said there is not a legal firm the world over which does not have an Indian. So, Athre Saab, I might not be a lawyer, but I've given birth to one, and I'm the daughter-in-law of one.